बुद्ध और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपको हमने सुबह ही बताया था कि राहुल गांधी लंदन गए हुए हैं और वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतंत्र को लेकर निशाना साधा था और कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब सेम ऐसा ही हूबहू ऐसा ही बयान भोपाल में कमलनाथ की तरफ से आया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत में पत्रकारिता खतरे में है। और ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले वहां पर कांग्रेस के एक विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भोपाल में पहुंची हुई है, जहां पर वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। तो जो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस का जो प्रदर्शन है जीतू पटवारी को लेकर, उसका असर राष्ट्रपति के कार्यक्रम तक देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि एक तरफ तो लंदन में जो है राहुल गांधी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, और वहीं भारत में कमलनाथ जो कि कांग्रेस से हैं वो ये कहते हैं कि भारत में पत्रकारिता खतरे में है, और वहीं उसको टारगेट किया जा रहा है राष्ट्रपति के कार्यक्रम को। तो क्या ये कांग्रेस की कोई सोची समझी साजिश है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अबरार। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अबरार, मेरा जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है, चाहे राहुल गांधी कहें कि लोकतंत्र खतरे में है, कमलनाथ कहें पत्रकारिता खतरे में है, तो क्या ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है 2024 को टारगेट करने में बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मुश्किल बात यही है कि जिस तरीके से पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो है केंद्र की शासन को जो है घेरने की कोशिश तो ज़रूर करती है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है सड़कों पर निकल करके जनता की आवाज़ को जो है बुलंद करना चाहिए, उस तरीके से अगर आप देखिए समझने की कोशिश करें तो बीते 7-8 सालों में जो विपक्ष की एक अहम भूमिका नज़र आती थी, जो हम भारतीय जनता पार्टी में देखते थे, जब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के दामों में ज़रा से इजाफे की वजह से किस तरीके से रोड पर निकल कर के प्रदर्शन क्या करते थे। लेकिन क्या आपने इस तरीके की तस्वीरें कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखी है? तो मात्र आप किसी मंच पर या मीडिया घरानों का इस्तेमाल करके इस तरीके से आरोप लगा करके विपक्ष की वो भूमिका नहीं निभा सकते। अगर मान लीजिए लोकतंत्र खतरे में है या पत्रकारिता पर किसी तरीके का बंधन है, जो है खुल करके लोग अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये काम विपक्ष का होता है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाए और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाए। लेकिन ये कमी एक ज़रूर मानी जाएगी कांग्रेस पार्टी के भीतर कि अभी जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता को लेकर के खासतौर से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कई अलग अलग चेहरों को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नतीजा आया? नतीजा यही आया है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मायावती, अखिलेश जैसे बड़े चेहरे उनके इस यात्रा का हिस्सा बनने को तैयार तक नहीं हुए। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जो विपक्ष की धुरी जो बनने का एक सपना इस वक्त कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही है, वो कैसे साकार हो जाएगा जब तक वो मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं करेंगे? आपने अखिलेश यादव का नाम लिया और आपने जो है उसमें कहा भी कि जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने रायपुर में बोला था कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तो तब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई थी। तब उन्होंने एमके स्टालिन के साथ एक जो है फोटो साझा की थी जिसमें पूरा विपक्ष एक दिखाई दे रहा था। तो क्या अखिलेश यादव कुछ और गेम प्लान सोच रहे 2024 का? क्या वो चाहते हैं कि उनको पीएम फेस रख के ही विपक्ष एकजुट किया जाए? क्या वो कांग्रेस की रणनीति से खुश नहीं है इसलिए कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं? देखिए, यही एक बड़ी दुविधा है विपक्ष की कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, तो उनकी अगर रणनीतियों की बात करें तो बीते जो है महीने के भीतर जिस तरीके से वो तेलंगाना चाहते हैं, भारत राष्ट्रीय समिति के बड़े जो है हिस्सा बनते, उस जो है आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस बैठक में वो पहुँचते, अरविंद केजरीवाल पहुँचते हैं, तो इतने बड़े चेहरे का वहाँ पर पहुँच जाना और तीसरे चौथे
फ्रंट की बातें करना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसका जो है नुकसान होगा। जहाँ तक अखिलेश यादव के जो है प्रधानमंत्री बनने की बात है, तो प्रधानमंत्री वो कैसे बन पाएंगे, क्योंकि मात्र एक राज्य में अगर आपका जनाधार मजबूत तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 2 सीटें उनके पास विधानसभा की, उसके अलावा उनके पास सीटें नहीं है उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। तो ये उनकी पूरी सियासी ताकत है और इस बिना पर अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता। तो कुल मिलाकर के जो है कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष की धुरी बन सकती है, उन्हीं के अंदर ये क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नेतृत्व में कोई भी चलने को तैयार नहीं है और इसमें ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जैसे कई बड़े चेहरे जो है वो शामिल हैं। ये आपने कहा कि वो एक राज्य के ऊपर आप जो है पीएम फेस नहीं बन सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी तो पहले से ही एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनकी कई राज्यों में, मतलब पंजाब में सरकार है और सबसे बड़ी बात देश की राजधानी दिल्ली में सरकार है। तो क्या केजरीवाल, आपको लगता है केजरीवाल पीएम फेस हो सकते हैं? देखिए, केजरीवाल की अगर बात करें तो एक बात ये ज़रूर है कि जो कांग्रेस से जो है एक जगह जो खाली हो रही है राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो उस जगह को कहीं ना कहीं फिल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब ज़रूर हो रही है। जो एक तबका है ख़ास तौर से जो सेकुलर जहन का, जो सेकुलर वोटों को जो एक तरीके से एकत्रित रखने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान जो है हो सकता है, लेकिन अब समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो है इस तरीके से अगर लगातार विपक्षी भूमिका में जो क्षेत्रीय दल है वो अगर उभर करके सामने आएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है और इस पर चिंतन मंथन करने की बेहद ही खास ज़रूरत है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ कोई भी एक बड़ा विपक्ष का जो चेहरा है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अभी स्थिति बिल्कुल इसी तरीके का, आप सोचिए कि मात्र 15-16 महीनों का समय रह गया लोकसभा चुनाव को और अभी जिस तरीके से हालिया दिनों में चुनावी नतीजे आए हैं मेघालय, त्रिपुरा जो है कई राज्यों के, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहे हैं कि जनता का मिजाज क्या है, जहन क्या है और 2024 के नतीजे किस तरीके से आ सकते हैं। आपने मेघालय वगैरह की बात करी है, तो मेरा सवाल इसमें एक चीज़ और है कि मेघालय और ये जो जितने भी 3 पूर्वोत्तर के राज्य थे उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल रहा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा उनका एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है 2024 में। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर तो जो है इन 3 राज्यों में ही नहीं दिखा, तो 2024 में कैसे दिखेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर अगर दिखने की बात करें तो जिन जिन राज्यों से वो यात्रा होकर के गुजरी है, ख़ासतौर से अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक उम्मीद ज़रूर कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि ये जो है उम्मीद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी जो लगा करके बैठी हुई, हालांकि जनता के बीच उस तरीके का माहौल नहीं है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि उसमें मुद्दों की राजनीति तो ज़रूर एक प्रयास ज़रूर किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन इस यात्रा का जो छाप आप कह सकते हैं जिस तरीके से जनता के ऊपर छूटनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई। और जहाँ तक मेघालय त्रिपुरा की बात है तो वहाँ पर ये यात्रा होकर के नहीं गुजरी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर और ख़ासतौर से वहाँ की जो राजनीति वो बिल्कुल क्षेत्रीय राजनीति है, तो वहाँ पर इसका प्रभाव थोड़ा मुश्किल ही होगा कि वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव देखें। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। तो ये थी 2024 को लेकर जो कांग्रेस की प्लानिंग थी, वो चाहती थी कि जो है एक अलायंस खड़ा किया जाए बीजेपी के खिलाफ, और उस अलायंस में हालांकि अभी फेस ही तय नहीं हो पाया, तो अलायंस तो बहुत बाद में चलेगा क्योंकि बीजेपी जो है मोदी के फेस पे लड़ती है। तो जब विपक्ष ही एकजुट तो तब होगा ना जब कोई एक व्यक्ति एक विजन उन्हें दे पाएगा। तो खबरों में फिलहाल सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।